मोदी सरकार के द्वारा की गई विच हंटिंग इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि सोनम बाजू जानते थे कि कभी भी कोई उटपटांग बहाना देकर उन्हें जेल डाला जा सकता है। Account details for your institute has been taken by the anti-money laundering department recently from the bank. The same has happened in Mr. Kejriwal's case. अब दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ सरकार की फालतू एजेंसी विच हंटिंग करती है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी आईटीसी और मोदी मीडिया काम करता है जनता को बहकाने के लिए। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज़्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके टीसीओ पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज़ के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश क्या। लेकिन विच हंटिंग करके काम नहीं बनेगा। दूसरी तरफ लोगों को भी तो ब्रेन वॉश करना है कि ये लोग आतंकवादी एंटी नेशनल है, इसलिए विच हंटिंग कर रहे हैं, वो जस्टिफाई है। इसी वजह से मोदी मीडिया और आईडी से लग जाता है कैरेक्टर असाइनमेंट के काम में। इसके लिए काम में फर्जी खबरें फैलाने का फोकस करते हैं, तो कुछ लोग एडिटेड कॉन्टेस्ट को फिल्म पर फोकस करते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग सीधे तौर पर इन्हें एंटी नेशनल चाइनीज एजेंट या आतंकवादी ही घोषित करते थे। हर एक बीजेपी ट्विटर अकाउंट या इंस्टाग्राम पेज पर आप ऐसे ट्वीट देखे होंगे पिछले कुछ दिनों में। सोनम बाजू को इन सारे कारणों की वजह से देशद्रोही कह रहे हैं। एक एक करके इन सबके एनालिसिस करते हैं। सोनम बाजू पे आरोप लगाए थे कि कहा था कि चाइना इंडिया पे हमला करेगा तो चाइनीज आंदोलन को रोकेंगे नहीं बल्कि रास्ता दिखाएंगे। चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं। जब अरे बाप रे, इससे तो प्रूव हो जाता है कि ये चाइनीज एजेंट है। लेकिन सच बात क्या है एक्चुअली में, ये बात उन्होंने नहीं कही। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के आर्ट के क्लिप दिखा रही है। ये क्लिप सोनम बाजू के 2024 के अनशन से ली गई है। चीन के रास्ता दिखाने की बात सोनम बाजू ने नहीं कही, बल्कि लद्दाख के कॉमेडियन के बीजेपी से अटैक करते हुए कही थी और इसके लिए वो कॉमेडियन से पूछताछ भी करी थी। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी। एक्चुअली में पूरे वीडियो को देखोगे तो सोनम बाजू देशभक्त की तरह है। पूरी वीडियो सरकार को आगाह कर रहे हैं कि ना सरकार ना सुनने के कारण एनिमिनेशन कर रहा है, जो भारत की अच्छी बात नहीं है। लोग उन्होंने उम्मीद बताई कि सरकार उनकी मांगे पूरी करे। लद्दाख के लोग हमेशा की तरह सैनिकों की तरह भारत की रक्षा करते रहेंगे। उम्मीद है कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा करेगी और लद्दाख के लोग हर बार की तरह भारत की रक्षा करते रहेंगे सैनिकों की तरह। जय हिंद। एडिटेड वीडियो में ये लास्ट वाली लाइन काट दी गई है। दूसरा देखियो, ये नोटिस बहुत बार शेयर किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कि कहा जा रहा है कि 2007 में नोटिस कांग्रेस की सरकार ने दिया था सोनम बाजू को SCRS वायलेट के आरोप लगाए थे। इस नोटिस में ले की तरफ FCRS का वायलेशन की तरफ से 200 कनाल जमीन पर कब्जा करने की और चाइना में एंटी नेशनल कनेक्शन होने का आरोप लगा था। अब ये नोटिस तो सही है, लेकिन बीजेपी वालों ने इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया। 2007 में DM के सभी लेके NGO को परेशान कर रहे थे। उन्होंने कुछ NGO को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, तब उनके पास ऐसा करने की पावर नहीं थी। फिर NGO ने केस किया था। जब मामला बड़ा हुआ तो सोनम बाजू के खिलाफ इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया था। बाकी NGO को भी धमकी भरे नोटिस भेजे गए थे। इस विवाद के समय लेहसेन के लद्दाख के हेड CO ने एक लेटर जारी करके कहा था कि SSC लॉन ने लद्दाख और लेह के सभी एडमिनिस्ट्रेटर की मदद की है। ये आरोप झूठे हैं। Launched a special
2013 में कोर्ट ने सोनम वांगचुक को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। ये बात आपको नहीं बताई गई इनके द्वारा। ऊपर से कॉमन सेंस वाली बात यह है कि अगर ये आरोप सही थे तो बीजेपी की सरकार ने 11 साल इंतजार क्यों किया सोनम वांगचुक पे एक्शन लेने के लिए। प्रोटेस्ट के बाद ही ये सारी चीज़ें क्यों आई। तीसरा देखिए, कई सारे बीजेपी बड़े हेडलाइन सोनम वांगचुक की बांग्लादेश की मोहम्मद के यूनिस के साथ एक तस्वीर शेयर करते। ऐसा दिखा रहा है कि बांग्लादेश के रिलेशन हुई सोनम वांगचुक उनके लीडर के साथ पक्का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, फॉरेन फंडिंग है। लेकिन सच बात यह है कि 5 साल पुरानी है, 2020 की है, जो सोनम वांगचुक ने शेयर किया था। उस वक्त मोहम्मद यूनिस एक डोबे लॉयर थे, उनका कोई भी पॉलिटिकल नहीं था। इसलिए से रिलेटेड एक और आरोप लगाया जा रहा है कि उनका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है। फरवरी 2025 में पाकिस्तान गए थे। अब ये बात सच है कि पाकिस्तान गए थे, लेकिन किस कारण से गए थे? ग्लोबल कम्युनिटी अटेंड करने गए थे। ये डॉन मीडिया का पाकिस्तान इन्वेस्ट बातचीत क्लाइमेट तक से रिलेटेड हो रही थी। अगर ये खुफिया काम से गए होते तो इतने ओपनली इस चीज़ को शेयर करते। ऊपर से इस पाकिस्तान के इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करी थी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। बड़ी ही obvious सी बात है कि पाकिस्तान बजट के लिए इकलौता मुद्दा था क्लाइमेट चेंज। सरकार भी फालतू टूरिस्ट ने काम छोड़ है कि इन सब के अलावा उन्हें कुछ मिला ही नहीं सोनम वांगचुक को बदनाम करने के लिए। तो इन्होंने थ्री इडियट मूवी पर ही आरोप लगाना शुरू क्या बात कर रहे हैं? कर दिया। इस टूर को देखिए, कहा जाता है कि थ्री इडियट मूवी जो 2009 में रिलीज हुई थी वो सोनम वांगचुक को लॉन्च करने का एक PR अटेम्प्ट थी। मतलब यूपीए सरकार के 2009 में एक फिल्म बनाई गई। अब की 16 साल बाद सोनम वांगचुक को मोदी सरकार पे अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। कोई लॉजिक है इस बात में? वैसे अनुभक्तों से क्या लॉजिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इन लोगों ने कोई देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया और सोनम वांगचुक के आदमी पर सवाल उठा रहे हैं। सोनम वांगचुक को दुनिया भर के कितने अवार्ड मिले हैं? इन अवार्ड की लिस्ट विकिपीडिया में देख सकते हो, गिनते गिनते थक जाओगे। आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट में आमिर सोनम वांगचुक से इंस्पायर था। फिल्म का जो स्कूल दिखाया जाता है फिल्म के एंड में सोनम वांगचुक का भी है। 1980 में वांगचुक ने जब देखा कि वह अपने डिज़ाइन से लद्दाख की 25 से स्ट्रगल कर रहे हैं, ज़्यादातर फेल हो जाते हैं, तो उन्होंने स्टूडेंट एजुकेशन को कल्चर को लद्दाख SSC एनुअल इस्टेब्लिश किया। इस इंस्टीट्यूशन ने लद्दाख की रिवोल्यूशन को लिबरलाइज कर दिया। कहा जाता है कि फील्ड बच्चों को एडमिशन दिया जाता है और यहाँ पे किताबें रटाने की वजह ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। तरह तरह की प्रैक्टिकल स्किल सिखाई जाती है, प्रैक्टिकली सोचना सिखाया जाता है। धीरे धीरे जो बच्चे पहले स्कूल में फेल होते थे वो अपनी और लद्दाख की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। SSC का पूरा कैंपस सोलर एनर्जी से चलता है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। एक अकेला इंसान सोनम वांगचुक इस एजुकेशन को चलाते हैं। सन 1919 लद्दाख के 95% बच्चे जो बोर्ड एग्जाम में फेल हुए थे, यही नंबर 2024 में 25% तक रह गया था। सोनम वांगचुक को देखिए इंजीनियर भी है और कई सारी चीज़ें इनोवेट कर चुके हैं जो देश के बहुत काम आए। लद्दाख में रैपिड क्लाइमेट चेंजिंग वाटर इंपॉर्टेंट बहुत इम्पैक्ट। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, वाटर सोर्सेज सूख रहे हैं और साल में 100 मिलीमीटर की बारिश हो रही है। इसके कारण खेती के लिए पानी नहीं है। जब सोनम वांगचुक ने ये वीडियो देखा तो आज से स्टूब टेक्निक का इस्तेमाल किया। इनका सबसे फेमस है जो सर्दी के में पानी की वजह से ग्लेशियर बना के स्टोर करना जाता है। जब खेती के लिए किसानों को पानी की ज़रूरत होती है इन आर्टिफिशियल को पानी मिलता है। इसी तरह से सोनम वांगचुक ने इंडियन सोल्जर की वजह से सोलर रेटवी टेंट भी बनाया है ताकि वो लद्दाख की -डिग्री की ठंड में सेफ रह सके। ये जो शयन कक्ष है इसका तापमान रात में भी काफ़ी गर्म रहता है। जैसे कल रात को 10 बजे अंदर यहाँ पर 15 डिग्री था, जबकि इन दिनों बाहर की तापमान -14 के करीब चल। ये सोलर हीटर टैंक है। दिन में सूरज से हीट कलेक्ट करते हुए फिर पानी के जरिए इस हीट को स्टोर रखा जाता है जो टैंक की इंटोनेशन को पर रात में जवानों के काम आती है। फरवरी 2021 में स्टेट की तस्वीरें ट्वीट करते हुए बताया था कि रात के 10 बजे टेंट के अंदर 15 डिग्री टेम्परेचर था, जबकि बाहर -14 डिग्री था। यही सोनम वांगचुक इंडियन आर्मी के लिए सब किया। बीजेपी वाले इन्हें एंटी नेशनल कह रहे हैं। इन्हीं सोनम वांगचुक ने 2020 में बॉर्डर के चाइना के साथ अटेंशन के बीच बायकॉट चाइना की कैंपेन चलाई थी। नारा दिया था कि सेना देगी बुलेट से जवाब, हम देंगे वॉलेट से जवाब।
तो अब बीजेपी के लोग चाइनीज एजेंट कह रहे हैं, सोच सकते हो कितने बड़े बेवकूफ़ है। सच बात यह है कि सोनम वांगचुक के सच्चे देशभक्त हैं जो अपने खून पसीना दिया है। अगर वो चाहते तो इनोवेशन के चलते आज किसी दूसरे देश में अरबपति बन के बैठे होते, लेकिन उन्होंने पैसे के ऊपर अपने देश को चुना। जब 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया था तो पूर्व प्रधानमंत्री को थैंक यू भी कहा था, तब वो बीजेपी को सिस्टम के डार्लिंग बन गए थे। अब जैसे ही अपने लोगों की बात अपने दिमाग से बात की तो सोनम वांगचुक एंटी नेशनल हो गए। ये किसी भी देश के लिए बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे इंसान जेल में डाल दिया गया है, वो भी बिना किसी सबूत और बिना किसी दोष के। क्या इसी किसी डेमोक्रेसी कंट्री में हो सकता है? हम आपसे पूछ रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं देश के सुप्रीम कोर्ट से कि प्लीज़ इस तरीके से लोकतंत्र का मजाक मत बनने दो। सोनम वांगचुक को जल्दी से जल्दी रिहा कर दो। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि अभी कोई शर्म बची है तो लद्दाख के लोगों के साथ बात करें, जो वादा किया था उनसे उसे पूरा करो। 6 शेड्यूल में लद्दाख को ऐड करो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दोस्तों अपनी आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए, ट्वीट कीजिए, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालकर साफ शब्दों में कहिए आई सपोर्ट सोनम वांगचुक। इस बैरी सरकार के कानून खोलने जरूरी है। कई नया ट्रेंड बनता जा रहा है, चाहे किसान आंदोलन हो या स्टूडेंट का प्रोटेस्ट। हर न्यूज़ स्पेशल ये लोग बदनाम करते हैं, लोगों की सुनी नहीं जाती। कभी किसानों को खालिस्तानी बोलते, कभी मुसलमानों को आतंकवादी, कभी छात्रों पर पुलिस की लाठियाँ बरसाते। यही वही सारी गलतियाँ बरसाते हैं जो बाकी डिक्टेटर ने की थी। इन्हें एहसास दिलाना जरूरी है कि इतिहास की किताब पढ़कर देखो डिक्टेटर का बाद में जाकर क्या हाल हुआ था। जरा जान लो इनकी बातें।